नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे। आज की वीडियो में हम लोग कृषि टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। कृषि का पहला पार्ट अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। कृषि के पहले पार्ट में हम लोगों ने कृषि की बेसिक चीज़ें और हरित क्रांति को कवर किया था। आज के इस वीडियो में कृषि कंप्लीट करेंगे पूरी तरीके से। आज के इस वीडियो में हम लोग खाद्यान्न फसलें, बागवानी फसलें और जितनी भी फसलें हैं उनका नया डेटा हम लोग देखेंगे। जो लेटेस्ट वर्जन का डेटा आया है कि कौन सा राज्य उत्पादन में प्रथम है या अंतिम है, उनको अच्छे से कवर करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और इस वीडियो को बारीकी से देखिएगा, क्योंकि जो भी वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ वो खासकर वीडियो और एग्जाम में है, बाद में आर में भी काम आएंगे। तो आर जैसे एग्जाम में काफ़ी बारीकियाँ पूछी जाती हैं, तो उसके लिए काफ़ी फायदेमंद होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गवाए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा कैसा लगा। तो चलिए शुरू करते हैं खाद्यान्न फसलों से। तो खाद्यान्न फसलें, भारत में 3 ही शस्य ऋतुएं हैं। शस्य ऋतुओं का मतलब होता है, शस्य का मतलब होता है कृषि। कृषि का पर्यायवाची शस्य है। तो शस्य ऋतुएं हैं कौन कौन सी? तो देखिए, रबी, जायद और खरीफ। रबी की फसल होती है, जायद की फसल होती है और खरीफ की फसल होती है। 3 ही तरह की फसलें भारत में होती हैं ऋतुओं के आधार पर। तो अब देखते हैं, रबी की फसल से स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो रबी की फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है, मतलब सर्दी के समय बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। देखिएगा, रबी की फसल क्या है, अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है सर्दियों में और मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। और रबी की फसलों में प्रमुख फसलें कौन कौन सी हैं रबी की? तो देखिए, गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, मसूर, आलू। ये वो फसलें हैं जो अक्सर बार बार एग्जाम में पूछी जाती हैं, चाहे वनडे एग्जाम हो या कोई भी एग्जाम हो, उसमें यही फसलें बार बार पूछी जाती हैं। तो गेहूं, चना, मटर, जौ, सरसों, मसूर, आलू, ये सब क्या है, रबी की फसलें हैं। रबी की फसल देश के विस्तृत भाग में बोई जाती है, ये याद रखिएगा। आपसे पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सी फसल भारत के अधिकांश भाग में बोई जाती है, रबी, जायद, खरीफ या इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन लगाएंगे आप लोग रबी, ठीक है। रबी की फसलें भारत के ज़्यादातर देशों में बोई जाती हैं, ठीक है। शीत ऋतु में शीतोष्ण पश्चिमी विक्षोभ, इंपॉर्टेंट है, शीतोष्ण पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा इन फसलों के अधिक उत्पादन में सहायक होती है। मतलब कहने का कि देखिए, अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है शीत ऋतु में। तो शीत ऋतु में जो मानसून आता है या शीतोष्ण पश्चिमी विक्षोभ आता है, वो जो है इस फसल के लिए, मतलब रबी की फसल के लिए काफ़ी फायदेमंद है। और ध्यान रखिएगा, शीतोष्ण पश्चिमी विक्षोभ के कारण अत्यधिक वर्षा जो है पश्चिमी क्षेत्र में होता है, मतलब पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश क्षेत्र में अत्यधिक वर्षा पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है, ठीक है। और इस पश्चिमी विक्षोभ का जो है शुरुआत कहाँ से होता है? तो भूमध्य सागर से होता है। ये जियोग्राफी भी मैंने कवर कर दिया थोड़ा सा। आगे देखते हैं। अब रबी की फसल में प्रमुख फसल है गेहूं, जिससे बार बार क्वेश्चन आते हैं। तो देखते हैं, तो भारत की दूसरी सबसे प्रमुख खाद्यान्न फसल है, इंपॉर्टेंट है। भारत की दूसरी सबसे प्रमुख खाद्यान्न फसल है। तो पहली कौन सी है? पहली धान, मतलब चावल। और चावल, ध्यान रखिएगा, भारत की सबसे महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल पूछेगा तो चावल करेंगे, और अगर भारत की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल पूछे तो गेहूं करेंगे। धान या चावल जो है वो खरीफ की फसल है, ठीक है। भारत में गेहूं की खेती के लिए तापमान कितना चाहिए होता है? तो 10 से 25 डिग्री सेल्सियस औसत चाहिए और वर्षा 50 से 75 सेंटीमीटर औसत चाहिए, जिसे कहते क्या है? तो मध्यम ताप और मध्यम वर्षा कहते हैं। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आएगा कि गेहूं की खेती के लिए निम्न में से कौन से ऋतु आवश्यक है? तो मध्यम ताप और मध्यम वर्षा, ठीक है। उसके बाद गेहूं की प्रमुख किस्में कौन कौन सी हैं जो बार बार अक्सर एग्जाम में पूछी आ जाती हैं, वही किस्म हम लोग पढ़ेंगे। किस्में तो बहुत सारी हैं, लेकिन जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो हम लोग यहाँ पर कवर करने वाले हैं। तो देखिएगा, जैसे सोनालिका है, अर्जुन, चंद्रिका, देश रत्न, गोमती, कल्याण सोना, राज 30-70, पूसा, सिंधु गंगा, अयूपी 307। ये वो किस्में हैं गेहूं की जो अक्सर एग्जाम में पूछी जाती हैं। गेहूं में बौनेपन का जीव नोरिन 10, ये इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जाएगा कि गेहूं में बौनेपन का कारण क्या है, तो कौन सा जीन है जो बौनेपन का कारण बनता है, जिससे गेहूं में बौनापन रह जाता है? तो उसका नाम है नोरिन 10, याद रखिएगा, नोरिन 10। गेहूं में फसल में जो रोग होता है, एक रस्ट होता है, इंपॉर्टेंट है। रस्ट रोग गेहूं का है। और रस्ट कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का, पीला रस्ट, भूरा रस्ट, काला रस्ट। अगर आप लोग यूपीपीएससी का एग्जाम उठाकर देखिए तो इससे क्वेश्चन एक बार पूछा गया है
कि गेहूं के फसल के रोग में निम्न में से रस्ट का कौन सा भाग नहीं है? तो उसमें ऑप्शन में था पीला रस्ट, भूरा रस्ट, काला रस्ट या लाल रस्ट। तो लाल रस्ट नहीं है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, काफी डिटेलिंग में आप लोग पढ़िए इसको। गेहूं में करनाल बंट, देखिए एक रस्ट रोग होता है और एक करनाल बंट होता है। करनाल बंट कवक जनित रोग है, याद रखिएगा, कवक जनित रोग गेहूं में कौन सा है? तो करनाल बंट। उसके बाद देखिए गेहूं उत्पादन में प्रथम है उत्तर प्रदेश, भारत की बात हो रही है तो गेहूं उत्पादन में प्रथम कौन सा है? उत्तर प्रदेश। दूसरा है मध्य प्रदेश और तीसरा है पंजाब। तीन ही आपको याद रखने हैं गेहूं उत्पादन में, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। ठीक है, आगे चलते हैं। खरीफ की फसल देखते हैं। खरीफ की फसल जून जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर नवंबर में काट ली जाती है। ध्यान रखिएगा, खरीफ की फसल जून जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर नवंबर में काट ली जाती है। प्रमुख खरीफ फसलें कौन कौन सी हैं? तो धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, तिल, मूंगफली, सोयाबीन। यही फसलें जो हैं खरीफ की फसलें हैं जो बार बार एग्जाम में पूछी जाती हैं, इन्हीं को आप लोग पढ़िए। प्रमुख खरीफ फसल धान, जो कि भारत के प्रमुख खाद्यान्न फसल भी है। तो धान की खेती पश्चिम बंगाल, पंजाब, हरियाणा, असम क्षेत्र में की जाती है। तापमान कितना चाहिए? 25 डिग्री सेल्सियस। और वर्षा कितनी चाहिए? तो 100 सेंटीमीटर से अधिक की वर्षा इसमें चाहिए। मतलब कहने का कि इसमें वर्षा की अत्यधिक आवश्यकता होती है धान की खेती में। भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल चावल, धान हम लोग पढ़ चुके हैं। चावल की खेती का सर्वाधिक क्षेत्र, ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा। और चावल उत्पादन में प्रथम पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब। अब देखिए यहाँ पर कई लोगों को कन्फ्यूजन हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए चावल की खेती का सर्वाधिक क्षेत्रफल कहाँ पे है, कि मतलब सर्वाधिक क्षेत्रफल में धान की खेती होती है, तो वो है पहला उत्तर प्रदेश है, फिर पश्चिम बंगाल है, फिर उड़ीसा है। लेकिन अगर क्वांटिटी में पूछा जाए कि सर्वाधिक उत्पादन धान का कहाँ होता है, तो पश्चिम बंगाल, फिर उत्तर प्रदेश, फिर पंजाब। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा, यहाँ पर क्या है कि क्षेत्र की बात हो रही है और यहाँ पर क्वांटिटी, उत्पादन की बात हो रही है। भारत में चावल का कटोरा कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र को कहा जाता है। दक्षिण एशिया में चावल का कटोरा वाराणसी को कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? तो मनीला, फिलीपींस में है। अंतर्राष्ट्रीय है, फिलीपींस, मनीला में है, ठीक है। चावल की प्रमुख किस्में कौन कौन सी हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछी जाती हैं? तो जमुना, करुणा, जया, पद्मा, कृष्णा। जो महिलाओं के ज्यादातर नाम है पुराने, वो जो है चावल के प्रमुख किस्में हैं, ठीक है। उसके बाद देखते हैं जायद फसल। तो जायद फसल में ध्यान रखिएगा, जायद फसल को अप्रैल मई में बोई जाती है और जून जुलाई में काट ली जाती है। जायद फसल में केवल आपको फसलें याद रखनी है और कब बोई जाती है ये डेट याद रखनी है। तो अप्रैल मई में बोई जाती है और जून जुलाई में काट ली जाती है। जायद की प्रमुख फसलें कौन कौन सी हैं? देखिए भिंडी, तरबूज, खीरा, ककड़ी, खरबूजा, मूंग, उड़द। ये जो है प्रमुख जायद फसलें हैं। एक इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस जायद फसल को अम्लीय मिट्टी में उगाया जा सकता है? तो ध्यान रखिएगा, ये काफी फेमस क्वेश्चन है। तरबूज, तरबूज को अम्लीय मिट्टी में आसानी से उगाया जा सकता है, ठीक है। हालांकि जब मिट्टी वाला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे तो उसके बारे में डिटेल में बताएंगे कि अम्लीय मिट्टी, क्षारीय मिट्टी, मिट्टी कौन कौन से क्षेत्र में किस किस प्रकार की है, मिट्टी में प्रमुख उर्वरक कौन कौन से पाए जाते हैं, उनको एक अलग सेपरेट वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। अब हम लोग जो तीनों फसलें हैं, तीनों फसल ऋतु हैं, शस्य ऋतु हैं, उनको कवर कर चुके हैं, रबी, खरीफ और जायद। अब देखते हैं जो अन्य पूछा जाता है, नकदी फसल। तो नकदी फसल के बारे में हम लोग देखते हैं। नकदी फसल है क्या? तो वो फसल है कि जिसको हम लोग घर में इकट्ठा करके ना रख सकें, नकदी फसल को तुरंत बेचा जा सके, वो नकदी फसल है। मतलब तुरंत बेच के नगद हमें मिल जाए, वो नकदी फसल है। तो प्रमुख नकदी फसल जैसे कपास है, गन्ना है, ये सब है। तो पहले हम लोग डिटेल में देख लेते हैं, पहले कपास के बारे में देख लेते हैं। तो कपास क्या है? एक नकदी फसल है। तो कपास के बारे में ध्यान रखिएगा, ये मालवेसी कुल का पौधा है। यहाँ से इंपॉर्टेंट कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि कपास किस कुल का पौधा है। तो कपास जो है मालवेसी कुल का पौधा है। विश्व में कपास की मुख्य दो प्रजातियां पाई जाती हैं, कौन कौन सी? देशज प्रजाति और अमेरिकन प्रजाति। भारत में कौन सी प्रजाति पाई जाती है? तो देशज प्रजाति। ध्यान रखिए, भारत में कपास की कौन सी प्रजाति पाई जाती है? तो देशज प्रजाति। उसके बाद देखते हैं कपास की खेती सर्वप्रथम सिंधु घाटी सभ्यता में होती थी। ध्यान रखिएगा, भारत में कपास की खेती सर्वप्रथम हुई है, जिसका उल्लेख ऋग्वेद में भी है, और सिंधु घाटी सभ्यता में भी कपास की खेती पहली बार हुई है। इसी वजह से सिंधु घाटी सभ्यता को सिंडन सभ्यता भी कहा जाता है। आगे देखते हैं, कपास की संकर किस्म
कपास की संकर किस्म विकसित करने वाला पहला देश भारत ही है। ठीक है। कपास की खेती काली मिट्टी में पाई जाती है। काली मिट्टी में अधिकतम कपास की खेती होती है। कपास उत्पादक शीर्ष राज्य कौन कौन से हैं? तो गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना। अब देखिए, कपास की खेती काली मिट्टी में होती है, तो काली मिट्टी भी कहाँ पे ज़्यादातर पाई जाएगी? तो गुजरात और महाराष्ट्र में काली मिट्टी अत्यधिक पाई जाती है। और कपास उत्पादन भी प्रथम कौन है? गुजरात है, द्वितीय महाराष्ट्र और तृतीय तेलंगाना है। कपास को महाराष्ट्र में श्वेत स्वर्ण, व्हाइट गोल्ड, याद रखिएगा, कपास को खासकर महाराष्ट्र में श्वेत स्वर्ण के नाम से जाना जाता है। कपास के रेशे कपास के बीज से प्राप्त होते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है कि कपास के रेशे कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो कपास के बीज से प्राप्त होते हैं। उसके बाद द्वितीय नगदी फसल देखते हैं, जो कि है गन्ना। तो गन्ना एक उष्णकटिबंधीय पौधा है। याद रखिएगा, गन्ना कैसा पौधा है? उष्णकटिबंधीय पौधा है और ये ग्रैमनी कुल का है। याद रखिएगा, गन्ना किस कुल का है? तो ग्रैमनी कुल का है। गन्ना उत्पादन में जो प्रमुख टेम्परेचर चाहिए होता है तो 21 से 27 डिग्री सेल्सियस और वर्षा 75 से 100 सेंटीमीटर की आवश्यकता होती है। भारत में गन्ने का उत्पादन करने वाला सर्वाधिक कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर कर्नाटक। यहाँ पे आपको याद रखना है कि भारत में गन्ना उत्पादन में प्रमुख कौन है? तो पहला उत्तर प्रदेश है, फिर महाराष्ट्र है, फिर कर्नाटक है। भारत में गन्ना प्रजनन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? तो कोयम्बटूर में है। गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? लखनऊ में है। देखिए, अगर पूछा जाए कि गन्ना प्रजनन अनुसंधान, प्रजनन अगर जोड़ जाए तो कोयम्बटूर में है, और केवल अगर गन्ना अनुसंधान संस्थान पूछे तो लखनऊ में है। शर्करा अनुसंधान संस्थान पूछे तो कानपुर में है। अब ध्यान देखिएगा कि गन्ने से चीनी बनाई जाती है, तो भारत में शर्करा चीनी की फैक्ट्री सर्वाधिक महाराष्ट्र में है, उसके बाद उत्तर प्रदेश में है। देखिएगा, यहाँ पे उल्टा है। अगर आपसे पूछे गन्ना उत्पादन में पहला उत्तर प्रदेश है, दूसरा महाराष्ट्र है, लेकिन चीनी उत्पादन में, चीनी फैक्ट्री में पहला महाराष्ट्र है और दूसरा उत्तर प्रदेश है। ठीक है। विश्व में बात करें तो विश्व में गन्ना उत्पादन में ब्राजील पहला है और भारत दूसरा है। ठीक है। गन्ने की अड़साली फसल की खेती मुख्य रूप से महाराष्ट्र के कम वर्षा वाले क्षेत्रों में की जाती है। आपसे ये पूछा जाता है कि अड़साली फसल की अवधि क्या होती है? तो याद रखिएगा, अड़साली फसल की जो अवधि होती है 18 माह की होती है। गन्ने की अड़साली फसल की अवधि 18 माह की होती है और गन्ने की अड़साली फसल मुख्यतः महाराष्ट्र में कम वर्षा वाले क्षेत्रों में की जाती है। उत्तर प्रदेश को भारत में शक्कर का प्याला कहते हैं और विश्व में क्यूबा को चीनी का कटोरा कहते हैं। क्यूबा एक कैरेबियाई देश है जो कैरेबियाई सागर में बसा हुआ है, कैरेबियाई द्वीप में। क्यूबा एक द्वीपीय देश है, कैरेबियाई सागर में बसा हुआ है। तो विश्व में क्यूबा को चीनी का कटोरा कहते हैं और उत्तर प्रदेश को भारत में शक्कर का प्याला कहते हैं। ठीक है। उसके बाद देखते हैं तिलहन। तिलहन के बारे में, तो तिलहन जो है भारतीय भोजन में वसा का मुख्य स्रोत है। प्रमुख फसलें कौन कौन सी है? तिलहन के अंतर्गत कौन कौन सी फसलें प्रमुख हैं? तो देखिए, सरसों है, तिल है, अलसी, सोयाबीन, सूर्यमुखी, अरंडी और मूंगफली। ये जो है तिलहन की प्रमुख फसलें हैं। तिलहन उत्पादन जो है किस क्रांति की है? तो पीली क्रांति। पीली क्रांति का संबंध तिलहन उत्पादन से है। उसके बाद तिलहन में तेल, खली, याद रखिए कि तिलहन से क्या क्या निकलता है? तो तेल निकलता है और खली निकलती है। खली मतलब अगर सरसों को पिरवाया जाए तो उससे तेल निकलेगा और जो बचेगा उसको खली कहेंगे। ठीक है, ऐसे समझिए। तो खली और तेल प्राप्त होती है, जिससे क्या क्या बनाया जा सकता है? तो देखिए, औषधि बनती है, मोमबत्ती बनती है, साबुन, उर्वरक, पशु आहार बनाया जाता है। ध्यान रखिएगा। तिलहन फसल में सर्वाधिक तेल तिल से प्राप्त होता है। ध्यान रखिएगा, कौन सी तिलहन की फसल है जिसमें सर्वाधिक तेल प्राप्त होता है? तो तिल है। अब तिलहन उत्पादन में प्रमुख शीर्ष कौन कौन से राज्य हैं? तो देखिए, पहला राजस्थान है, फिर मध्य प्रदेश है, फिर गुजरात है। ये सब नए डेटे के अनुसार है, इसमें आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है। तो तिलहन उत्पादन में शीर्ष कौन कौन सा है? तो देखिए, राजस्थान है, फिर मध्य प्रदेश है, फिर गुजरात है। उसके बाद देखते हैं मूंगफली। तो मूंगफली भी एक तिलहन फसल है, प्रमुख तिलहन फसल है। तो मूंगफली वानस्पतिक प्रोटीन का अच्छा स्रोत है। मूंगफली उत्पादन में टेम्परेचर हमें 15 से 25 डिग्री सेल्सियस चाहिए, वर्षा हमें 50 से 80 सेंटीमीटर चाहिए। मूंगफली को गरीबों का काजू कहते हैं। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गरीबों का काजू किसे कहते हैं? तो मूंगफली को कहते हैं। मूंगफली की फसल में जिप्सम की अत्यधिक मात्रा की आवश्यकता होती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
आपसे पूछा जाएगा कि निम्न में से किस फसल में जिप्सम की अत्यधिक मात्रा की आवश्यकता होती है, तो मूंगफली की फसल में जिप्सम की अत्यधिक मात्रा की आवश्यकता होती है। और जिप्सम की आवश्यकता होती किस में है, ध्यान रखिएगा मूंगफली की फसल में होती है, क्योंकि जो मिट्टी होती है वो क्षारीय हो जाती है, और अगर मिट्टी क्षारीय हो गई तो उसमें जिप्सम मिलाया जाता है। ठीक है, अगर मूंगफली उत्पादन में देखा जाए तो पहला गुजरात है, फिर राजस्थान है, फिर तमिलनाडु है। उसके बाद देखते हैं सोयाबीन खाद्य तेल। सोयाबीन खाद्य तेल का अच्छा स्रोत है। सोयाबीन उत्पादक में कौन कौन है, तो देखिए महाराष्ट्र है, फिर मध्य प्रदेश है, फिर राजस्थान है। उसके बाद देखा जाए सरसों उत्पादन में प्रमुख, तो सरसों उत्पादन में देखिएगा राजस्थान पहले नंबर पे, फिर मध्य प्रदेश, फिर हरियाणा है। सरसों की एक प्रमुख किस्म है जो अक्सर पूछी जाती है, पूसा गोल्ड। ध्यान रखिएगा पूसा गोल्ड किसकी किस्म है, सरसों की। उसके बाद दलहन में देखते हैं, तिलहन हम लोगों ने देख लिया, दलहन में देखते हैं। तो भारत में अधिकांश जनता की प्रोटीन प्राप्ति का स्रोत क्या है, वो दाल है। भारत में अगर जनता को अत्यधिक प्रोटीन चाहिए तो वो दालों से प्रोटीन कंज्यूम करती है। तो भारत में रबी खरीफ जायद तीनों ही फसलों में दाल की कृषि होती है। अगर आपसे पूछा जाए दाल की कृषि किसी पर्टिकुलर शस्य कृषि में होती है, तो ऐसा नहीं है, तीनों ही शस्य कृषि में दालों की खेती होती है। प्रमुख दलहन कैसे, चना, उड़द, मूंग, मटर, मसूर, अरहर। ठीक है, दलहन फसलों में नाइट्रोजन स्तरीकरण करने वाला एक जीव पाया जाता है जिसको राइजोबियम कहते हैं। राइजोबियम, एजेटोबैक्टर दो होते हैं, खासकर राइजोबियम ही अक्सर पूछा जाता है। भारत दलहनी फसलों का उत्पादक व उपभोक्ता दोनों है। याद रखिएगा उत्पादन उपभोक्ता दोनों है। और दलहन उत्पादन में पहले नंबर पर मध्य प्रदेश है, दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र है, और राजस्थान तीसरे नंबर पे है। पूरा दलहन उत्पादन में पहला मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर राजस्थान। उसके बाद रेशम देख लेते हैं, रेशम उत्पादन। तो देखिएगा केंद्रीय रेशम बोर्ड की स्थापना 1948 को हुई। रेशम उत्पादन में पहला चीन है और दूसरा भारत है। रेशम उत्पादन सबसे ज्यादा चीन में होता है, उसके बाद भारत में होता है, भारत दूसरे नंबर पे है। रेशम कीट, तो देखिए रेशम जिससे प्राप्त होता है वो कीड़े से प्राप्त होता है। तो रेशम कीट जो होता है उसका जीवन चक्र 4 चरणों में होता है। कौन कौन सा चरण है, अंडा, इल्ली, प्यूपा और शलम। याद रखिएगा एग, कैटरपिलर, प्यूपा और मोथ। रेशम उत्पादक राज्य, तो ध्यान दीजिएगा रेशम सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पे होता है, कर्नाटक में होता है, उसके बाद आंध्र प्रदेश में होता है। कई बार पूछा जा चुका है रेशम उत्पादक राज्य में पहला कौन सा है, तो कर्नाटक है, और दूसरा कौन सा है, आंध्र प्रदेश है। अगर पूछा जाए कर्नाटक में सर्वाधिक रेशम किस प्रकार का होता है, तो देखिए सहतूती रेशम, सहतूत रेशम का अग्रणी राज्य है कर्नाटक। ठीक है, क्योंकि भारत में सहतूत, टसर, ईरी, मूंगा प्रकार के रेशम पाए जाते हैं। ये 4 प्रकार के रेशम भारत में पाए जाते हैं, जिसमें से खासकर सहतूत रेशम कर्नाटक में होता है, ईरी रेशम असम में होता है, और मूंगा रेशम भी असम में होता है। और जो टसर रेशम है ये 2 प्रकार का पाया जाता है। कौन कौन सा है, ट्रॉपिकल टसर, देखिएगा कि जो टसर रेशम है वो 2 प्रकार का पाया जाता है, ट्रॉपिकल टसर रेशम और ओक टसर रेशम। ट्रॉपिकल टसर रेशम झारखंड में पाया जाता है ज़्यादातर, और ओक टसर रेशम मणिपुर में। ठीक है, आपको ये चीज़ें याद रखनी है, पूछी जाती हैं। आगे देखते हैं बागानी फसलें। बागानी फसलों में देखिएगा कॉफ़ी और कहवा। तो भारत में सर्वप्रथम कर्नाटक में चिकमंगलूर एक जगह का नाम है, जिला है चिकमंगलूर, इसमें कॉफ़ी उगाई गई थी सबसे पहले। तो भारत में सबसे पहले कॉफ़ी कहाँ उगाई गई थी, तो चिकमंगलूर में उगाई गई थी, कर्नाटक में पड़ता है। भारत में कॉफ़ी की 2 प्रजातियां पाई जाती हैं, प्रजातियां इंपॉर्टेंट है याद रखना है, अरेबिका और रोबस्टा। तो भारत में कॉफ़ी की 2 ही प्रजातियां हैं, अरेबिका और रोबस्टा। कॉफ़ी का सर्वाधिक उत्पादन कर्नाटक और केरल में होता है। कॉफ़ी का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है, पहला कर्नाटक है और दूसरा केरल है, ध्यान रखिएगा। तो कॉफ़ी में इतना ही आपको पता होना चाहिए। उसके बाद चाय देख लेते हैं। तो चाय जो है चीन का मूल पौधा है, और चाय उत्पादन में पहला असम है, फिर पश्चिम बंगाल है, फिर तमिलनाडु है। उसके बाद रबड़ उत्पादन देख लेते हैं। तो देखिएगा रबड़ उत्पादन में पहला केरल है, फिर त्रिपुरा है। विश्व में अगर रबड़ उत्पादन में देखा जाए थाईलैंड है, और रबड़ उत्पादन में भारत का स्थान पूरे विश्व में चौथा है। ठीक है, ये आपको डेटा याद रखना है, जितना डेटा मैं बता रहा हूँ इतना आपको याद रखना है। नारियल में देख लेते हैं। नारियल उत्पादन में पहला कर्नाटक है, फिर तमिलनाडु है, फिर केरल है। डेटा चेंज है, पहला कौन सा है, कर्नाटक है,
फिर तमिलनाडु है, फिर केरल है। इसी प्रकार तंबाकू उत्पादन में देखा जाए तो पहला गुजरात है, फिर आंध्र प्रदेश है, फिर उत्तर प्रदेश है। देखिए राजमुंदरी तंबाकू के लिए प्रसिद्ध है। तंबाकू अनुसंधान संस्थान राजमुंदरी आंध्र प्रदेश में है। लेकिन अगर पूछा जाए तंबाकू उत्पादन में पहला कौन सा है, तो आप करोगे गुजरात, उसके बाद दूसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश, तीसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश। उसके बाद अगर लौंग उत्पादन में देखा जाए, लौंग उत्पादन पहला तमिलनाडु, उसके बाद कर्नाटक, उसके बाद केरल। और अगर पूरा मसाला उत्पादन देखा जाए तो देखिएगा मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। ठीक है, तो मसाला उत्पादन में पहले नंबर पे मध्य प्रदेश, फिर राजस्थान, फिर गुजरात। तो आशा करता हूँ कृषि का जो चैप्टर हम लोगों ने कवर किया है 2 पार्ट में, वो पूरी तरीके से आपको समझ में आया होगा। दोनों वीडियो को आप लोग अच्छी तरीके से देखिएगा, बार बार देखिएगा, रिवाइज कीजिएगा। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, आप लोग इससे अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कीजिएगा। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर लगाएं, चाहे आप वीडियो एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप आने वाला RARO दे रहे हो, आपको काफ़ी फायदेमंद होने वाला है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।